मॉर्निंग बच्चों, आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस केंद्रक, ठीक है। तो केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसमें किया था? ऑर्किड की सेल्स में किया था, ठीक है। उसके बाद स्ट्रासबर्गर, तो स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस के बारे में ये बताया कि हर एक कोशिका में हर एक नए न्यूक्लियस की उत्पत्ति पूर्व में विद्यमान न्यूक्लियस से ही होता है। इन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद हैमरलिन नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस के बारे में क्या कहा कि उन्होंने एसिटाबुलेरिया नामक शैवाल में प्रयोग करके बताया कि जो न्यूक्लियस होता है वो कोशिका का क्या होता है? कंट्रोलर कक्ष होता है। एक डायरेक्टर की भांति होता है। कौन होता है? न्यूक्लियस होता है ना। न्यूक्लियस के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि जो न्यूक्लियस होता है वो कौन से सेल में स्पष्ट रूप से होता है ना। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है? अस्पष्ट होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है? एब्सेंट होती है। अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है? स्पष्ट होता है। और कैसा होता है? सुविकसित होता है, ठीक है। न्यूक्लियस है ना केंद्रक समस्त यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है ना। लेकिन जो मानव का जो स्तनधारी जीवों का आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। एक अपवाद के रूप में जाना जाता है कि स्तनधारियों में ऊंट और लामा में जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? उसमें प्रेजेंट होता है ना। अगर बॉटनी के हिसाब से देखें तो जो फ्लोएम होता है मतलब चालनी नलिकाएं होती है उनमें न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये सब समझ में आया। उसके बाद देखते हैं हम साइज देखते हैं। तो न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो 5 माइक्रोन से लेकर के 30 माइक्रोन तक का होता है, ठीक है। 5 माइक्रोन से लेकर के कितना होता है? 30 माइक्रोन का होता है। इसका क्या देखते हैं हम? शेप देखते हैं, है ना। तो न्यूक्लियस कैसा होता है? अंडाकार होता है, गोलाकार होता है और कैसी संरचना हो सकती है? लंबवत संरचना हो सकती है। तो ये शेप हो गया। अब देखते हैं नंबर, है ना। तो जो न्यूक्लियस की संख्या जो होता है वो कोशिका में एक कुछ कंडीशन के हिसाब से होता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या होता है? मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन। मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन मतलब जब एक कोशिका में एक केंद्रक उपस्थित होता है तो उसको मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा है बाइन्यूक्लिएट कंडीशन। जब एक ही कोशिका में 2 केंद्रक उपस्थित होता है तो उसको बाइन्यूक्लिएट कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। तीसरा है पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन। जब कोशिका में अनेक केंद्रक विद्यमान होता है तो उसको क्या कहा जाता है? पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन कहा जाता है। पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन जो होता है वो 2 अवस्थाओं में उत्पन्न होता है। कब उत्पन्न होता है? पहली अवस्था होती है सिनसाइटियम अवस्था, सिनसाइटियम फेज। तो सिनसाइटियम फेज में क्या होता है? सेल्स जो होता है वो आपस में फ्यूज्ड हो जाता है। जैसे ही सेल आपस में फ्यूज्ड होता है तो उसमें बहुत सारी क्या आ जाती है? सेल्स में केंद्रिका आ जाती है। तो उसको कहा जाता है सिनसाइटियम फेज कहा जाता है। उसके बाद होता है सिनोसाइटियम फेज। तो सिनोसाइटियम फेज में क्या होता है? मुक्त केंद्रिकी विभाजन होता है। मतलब केंद्रक का क्या होता है? इसमें विभाजन होता है, जिसको क्या कहा जाता है? सिनोसाइटियम फेज कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बताना है हमें? केमिकल कंपोजिशन बताना है। किसका केमिकल कंपोजिशन बताना है? केंद्रक का। तो केंद्रक का केमिकल कंपोजिशन मतलब रासायनिक संगठन में हम देखते हैं तो क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और ये प्रोटीन जो होता है वो कैसा होता है? हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। सेकेंड जो होता है क्या पाया जाता है? फास्फोलिपिड पाया जाता है, ठीक है। फास्फोलिपिड पाया जाता है इसमें, फास्फोलिपिड, ठीक है। तीसरा जो रासायनिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है। क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है। तो केमिकल कंपोजिशन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है जो कि हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। फास्फोलिपिड पाया जाता है इसमें और डीएनए एवं आरएनए पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम? इसका स्ट्रक्चर
संरचना देखते हैं हम, तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है और क्रोमेटिन नेटवर्क पाया जाता है, मतलब क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। तो इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस का डायग्राम है ना। अगर न्यूक्लियस को अगर हम देखते हैं, है ना, तो ये तो कैसी संरचना होती है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। न्यूक्लियस जो है वो दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिसमें दो प्रकार का क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, मतलब आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो कैसा होता है, बाह्य संरचना होती है आउटर मेम्ब्रेन, जो कि 75 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रॉम का होता है। और बाहरी मेम्ब्रेन जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इसका क्या होता है, संबंधित, मतलब कंटिन्यूटी होती है इसका। ठीक है, जिसमें क्या चिपका रहता है, राइबोसोम के कण जो है वो चिपका रहता है। अब उसके बाद क्या बताना है, हमें इनर मेम्ब्रेन के बारे में बताना है। तो जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये भी कैसा होता है, 75 एंगस्ट्रॉम का होता है। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक खाली स्थान पाया जाता है 15 mm का। इस खाली स्थान को क्या कहा जाता है, ये दोनों खाली स्थान को कहा जाता है परिकेंद्रकीय स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिकेंद्रकीय स्थान कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बताना है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इसमें क्या पाया जाता है, बीच बीच में क्या पाया जाता है, खाली स्थान पाया जाता है ना, छिद्र पाया जाता है। इन छिद्रों को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर पोर कहा जाता है, न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। और इन न्यूक्लियर पोर का क्या साइज अगर हम देखते हैं तो 10 mm से लेकर के ये 100 mm का होता है। ठीक है, 10 mm से लेकर के 100 mm का होता है। ठीक है, इन्हीं न्यूक्लियर पोर जो होता है इसके माध्यम से जो केंद्रक जो द्रव्य होता है वो साइटोप्लाज्म द्रव्य के साथ क्या करता है, आदान प्रदान करने का ये क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना आप लोगों को। और ये जो केंद्रक पोर जो होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से ये क्या होता है, खुला नहीं रहता। ठीक है, इन छिद्रों में क्या होता है, एक बीच बीच में क्या पाया जाता है, एन्यूलस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एन्यूलस पाया जाता है। ये जो एन्यूलस होता है वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म और जो केंद्रक द्रव्य होता है इन दोनों के बीच जो पदार्थों का आवागमन होता है उसको क्या करता है, ये रोकता है। ठीक है, कौन रोकता है, एन्यूलस रोकता है। अब उसके बाद क्या बताना है हमें, भीतरी झिल्ली है ना, भीतरी ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये क्या करता है, तो इनर मेम्ब्रेन जो झिल्ली होती है इनके जो नीचे वाले भाग में लैमिन प्रोटीन का बना है ना, लैमिन प्रोटीन का बना क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर लैमिला पाया जाता है। ये जो न्यूक्लियर लैमिला जो होता है ये क्या करता है, गुणसूत्र को जो झिल्ली होती है इनर मेम्ब्रेन उससे क्या करता है, ये चिपकाने का कार्य करता है। ठीक है, न्यूक्लियर लैमिला का क्या कार्य होता है कि गुणसूत्र को ये केंद्रक झिल्ली से चिपकाने का कार्य करता है और केंद्रक झिल्ली की वृद्धि को ये क्या करता है, वृद्धि में ये हेल्प करता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में समझा। अब सेकेंड क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। केंद्रक के अंदर उपस्थित जो द्रव्य होता है उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म हुआ। अब क्या बताना है हमें न्यूक्लियोप्लाज्म में कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, कणिकीय पदार्थ होता है। कैसा होता है, कणिकीय पदार्थ होता है। और कैसा पदार्थ होता है, पारगम्य होता है। ठीक है, इस जो केंद्रक द्रव्य है उसको किसने बताया था, स्ट्रासबर्गर ने बताया था। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म को स्ट्रासबर्गर ने बताया था। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, मटेरियल्स पाए जाते हैं। जैसे कि क्या क्या पाया जाता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और ये जो प्रोटीन होता है वो हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, मिनरल्स
रूप में इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक, डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है और न्यूक्लियोसाइड्स पाया जाता है। ठीक है, केंद्रिका और जो क्रोमेटिन जाल होता है वो किसमें पाया जाता है? इसी न्यूक्लियोप्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, तो हमने न्यूक्लियोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा। अब किसके बारे में हम पढ़ेंगे? थर्ड संरचना। थर्ड संरचना किसका होता है? न्यूक्लियोलस का होता है। न्यूक्लियोलस मतलब होता है केंद्रिका। तो केंद्रिका की खोज किसने किया था? फोंटाना ने किया था, तथा इसका जो नामकरण है वो किसने दिया था? बुमैन ने दिया था। जो न्यूक्लियस जो है वो कैसी संरचना होती है? झिल्ली रहित संरचना होती है, जिसमें झिल्ली या मेम्ब्रेन जो है वो नहीं पाया जाता। एक कोशिका में केवल एक केंद्रिका पाई जाती है। लेकिन अगर इसका अपवाद के बारे में देखते हैं तो जो प्याज होता है उसमें 4 केंद्रिका पाया जाता है ना। उभयचर जो जंतु है इसका जो oocyte होता है उसमें 2000 तक क्या पाया जाता है? केंद्रिका पाया जाता है। ठीक है, यदि हम केंद्रिका का क्या देखेंगे? संगठन देखते हैं, अगर केमिकल संगठन देखते हैं तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रिका का कार्य देखते हैं तो केंद्रिका का कार्य क्या होता है? ये जो होता है वो राइबोसोम का क्या करता है? सिंथेसिस करता है। राइबोसोमल जो आरएनए होता है उसका क्या करता है? ये सिंथेसिस करता है। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम? केंद्रिका का परत संरचना देखते हैं। क्या देखते हैं? केंद्रिका का परत संरचना। तो केंद्रिका जो होता है इसका परत संरचना अगर देखते हैं तो इसमें 3 प्रकार का क्या पाया जाता है? भाग पाया जाता है। पहला भाग होता है तंतुमय भाग, तंतुमय भाग होता है, और दूसरा भाग क्या होता है? कणिकामय भाग होता है, और तीसरा भाग क्या होता है? पार्स एमोर्फा। क्या होता है? पार्स एमोर्फा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम तंतुमय भाग। ये जो तंतुमय भाग होता है वो आरएनपी तंतुओं का बना होता है। आरएनपी तंतु मतलब क्या होता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, तो ये कौन से तंतु का बना होता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन तंतु का बना होता है। सेकंड देखते हैं कणिका में। तो कणिका में जो भाग होता है वो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के कण से मिलकर के बना होता है। और तीसरा जो होता है पार्स एमोर्फा, जो पार्स एमोर्फा होता है वो तंतुमय और कणिका में दोनों भाग से मिलकर के बना होता है। पार्स एमोर्फा जो होता है वो केंद्रिका का क्या होता है? मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखेंगे हम? चौथा भाग। चौथा भाग किसका होता है? क्रोमेटिन नेटवर्क का होता है। ठीक, क्रोमेटिन नेटवर्क, जिसको क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन जाल कहा जाता है। तो क्रोमेटिन जाल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? फ्लेमिंग ने बताया था। क्रोमेटिन जो जाल होता है वो धागों से मिलकर के बना होता है। जब सेल डिवीजन होता है तो उस समय यही जो धागे होती है वो क्या होता है? आपस में संघनित होता है, और आपस में संघनित होने के बाद किसका फॉर्मेशन करता है? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब क्या बताना है कि जो क्रोमेटिन जो नेटवर्क होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? तो किससे मिलकर के बना होता है? वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के क्रोमेटिन जो है वो बना होता है। क्रोमेटिन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक यूक्रोमेटिन होता है, यूक्रोमेटिन, और दूसरा होता है हेट्रोक्रोमेटिन। सेकेंड है हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखते हैं हम यूक्रोमेटिन। ये जो यूक्रोमेटिन जो होता है वो क्या होता है? हल्का अभिरंजित भाग होता है। कैसा होता है? हल्का अभिरंजित भाग होता है, जो कि आनुवांशिक क्रियाएं होती है उसमें ये क्या होता है? सक्रिय होता है। ठीक है, आनुवांशिक क्रियाओं में ये क्या होता है? सक्रिय होता है ना। और उसके बाद क्या देखेंगे हम? हेट्रोक्रोमेटिन देखते हैं। तो ये जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये कैसी संरचना होती है? गहरी संरचना होती है। गहरी संरचना होती है ये, और कैसा होता है? आनुवांशिक दृष्टि से ये कैसा होता है? निष्क्रिय होता है, और अनुलेखन में ये क्या होता है? पार्टिसिपेट नहीं करता।
समझ में आया ना? एक बार और देख लेते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क का। क्रोमैटिन नेटवर्क को किसने बताया था? फ्लेमिंग ने बताया था। ठीक है, क्रोमैटिन नेटवर्क जो होता है वो धागों से मिलकर के बना होता है, और ये जो धागे होती है वो जब सेल डिवीजन होता है तो आपस में संघनित होती है, और आपस में संघनित होने के बाद किसका फॉर्मेशन करता है? क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। यूक्रोमैटिन जो है वो हल्का अभिरंजित भाग। क्रोमैटिन दो प्रकार का होता है, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो होता है वो हल्का अभिरंजित भाग होता है, अनुवांशिक दृष्टि से सक्रिय होता है, अणुलेखन में भाग लेता है। हेट्रोक्रोमैटिन, तो हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो कैसा संरचना होता है? गहरा संरचना होता है, जो कि निष्क्रिय होती है। ठीक, निष्क्रिय होती है और अणुलेखन में ये क्या होता है? भाग नहीं लेता। अब उसके बाद लास्ट हम क्या देखेंगे? हम केंद्रक की कार्य। ठीक है, क्या देखेंगे? केंद्रक का कार्य देखते हैं। तो केंद्रक जो होता है वो क्या करता है? कोशिका का कंट्रोलर कक्ष होता है। क्या होता है? कोशिका का कंट्रोलर कक्ष होता है, जो समस्त कोशिका में होने वाली समस्त बायोलॉजिकल प्रोसेस को ये क्या करती है? कंट्रोल करके रखती है। कोशिका का कंडक्टर होती है, जो कि कोशिका को ये क्या करती है? चलाती है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है। ठीक है, ठीक है, फिर ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। थैंक यू।